Good morning students, this is Vikas Garg and welcome on my YouTube channel. This is the second video of chapter number 2, that is Principle of Management. In previous video we had discussed about meaning and feature of Principle of Management. Students, as per sequence of book, significance of Principle of Management is given, but according to my view, if we have discussed about the Principle of Management which is propounded by the Henry Fayol, then you can explain yourself. Now in this video we will discuss about life history and background of Henry Fayol and 3 principles of management out of 14. Let us students, let's start. Henry Fayol, life history and background of Henry Fayol. Lifetime of the Henry Fayol is 1841 to 1925. Students, Henry Fayol was born in 1841 in France. Henry Fayol 1841 में फ्रांस में जन्मे थे and he completed his graduation in mining engineering from the mining academy in 1860. स्टूडेंट्स, उन्होंने 1860 में अपनी ग्रेजुएशन माइनिंग एकेडमी से माइनिंग इंजीनियरिंग में कर ली थी और जब वो 19 इयर्स के थे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था एज अ इंजीनियर इन अ माइनिंग कंपनी. स्टूडेंट्स, इन 1888 he became the managing director. वो सन 1888 में 1888 में वो उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए थे. और स्टूडेंट्स, उस टाइम जब वो मैनेजिंग डायरेक्टर बने, द कंपनी वॉज नियर इंसॉल्वेंट, बैंकरुप्टी, यानी कि जो कंपनी थी वो लगभग दिवालियापन की स्थिति पे थी. दिवालियापन स्टूडेंट्स होता है कि वो अपने डेट्स पे करने के हालात में नहीं थी, अपनी देनदारियां देने के हालात में नहीं थी. एंड हिज मैनेजरियल एक्सलेंस वाज रिफ्लेक्टेड बाय द फैक्ट दैट ही नॉट ओनली सेव अ लार्ज कॉल एंड स्टील कंपनी फ्रॉम बैंकरुप्टी, यानी कि स्टूडेंट्स, हेनरी फ्योल ने अपने मैनेजरियल एक्सलेंस से ना ही केवल कंपनी को लॉस से बाहर निकाला, बट उन्होंने उनको एक लीडिंग कंपनी भी बना दिया. लीडिंग कंपनी का मतलब उन्होंने उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर दिया. आफ्टर हिज रिटायरमेंट इन 1916, वो 1960 में रिटायर हो गए एंड ही डिवोटेड हिमसेल्फ फॉर राइटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, और उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को लिखा. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट फ्योल कंट्रीब्यूशन. उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया हम उसके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले स्टूडेंट्स, उन्होंने बताया हेनरी फ्योल वाज द फर्स्ट टू डिफाइन 4 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. देयर आर 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोल. स्टूडेंट्स, हेनरी फ्योल ने सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस को डिफाइन किया था. स्टूडेंट्स, उन्होंने एक मैनेजर की क्वालिटी के बारे में भी सजेस्ट किया. उन्होंने बताया कि एक मैनेजर के अंदर फिजिकल, मॉरल, एजुकेशन, नॉलेज और एक्सपीरियंस का होना भी बहुत जरूरी है. एंड ही लेड डाउन 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन हिज ओरिजिनल क्लासिक बुक नोन एज एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रियल एंड जनरल, वॉज रिटन इन फ्रेंच. स्टूडेंट्स, उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में एक बुक लिखी थी, एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रियल एंड जनरल, जो कि 1916 में इंग्लिश में पब्लिश हुई थी. 1916 में उन्होंने एक बुक लिखी थी, एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रियल एंड जनरल, और वो 1929 में इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के नाम से, जिसमें कि 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को उन्होंने डिस्कस किया है. स्टूडेंट्स, For his contribution, Henry Fayol is regarded as the father of general management or the father of management. Students, कई बार ये सिंगल मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, who is the father of management? That's the answer of Henry Fayol. स्टूडेंट्स, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, आप इसको याद रखना है. Who is the father of management? That is the Henry Fayol. Right, students? Now we will discuss about the principle of management. Total 14 principle of management. That is, first one is division of work. Next one is authority and responsibility. Next, discipline. Fourth one is unity of command. Fifth one is unity of direction. Next, subordination of individual interest to general interest. Next, remuneration of employees. Eighth, centralization and decentralization. Ninth, scalar chain. Next, order. Next, equity. 12th, stability of personnel. 13 इनिशिएटिव एंड लास्ट वन इज स्पिरिटेड डी कॉर्प्स. स्टूडेंट्स, इनको हम 1 by 1 इसमें पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम केवल 3 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे: डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन. डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, डिवीजन ऑफ वर्क.
स्टूडेंट इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं। अतुल एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है और उसको एक स्कूल से 60 लेक्चर स्टैंड्स बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। हमारे पास दो सिचुएशन है स्टूडेंट्स, मैं आपसे पूछूंगा कि आप बताना उनमें से कौन सा अच्छा है। फर्स्ट वन, उसके पास 4 वर्कर्स हैं। वो क्या करता है, एक तो ये है कि हर वर्कर को 15 लेक्चर स्टैंड 15 लेक्चर स्टैंड्स बनाने के लिए दे देता है। और सेकंड वन क्या है, वो जो लेक्चर स्टैंड बनाना है उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है। एक वर्कर को वो केवल लेग पीस काटने के लिए देता है, दूसरे को जो लेक्चर स्टैंड के ऊपर बोर्ड लगता है उसकी कटिंग के लिए दे देता है, तीसरे को उनको असेंबल्ड करने के लिए यानी कि उनको जोड़ने के लिए दे देता है, और फोर्थ को वो पॉलिश करने के लिए और फिनिशिंग टच के लिए दे देता है। आपके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा अच्छा है? स्टूडेंट, सेकंड वन इज द बेस्ट मेथड बिकॉज in this second method division of work will be the applied। यानी कि स्टूडेंट्स इसमें हम यही पढ़ेंगे, as per the division of work the entire work should be divided into the different tasks and instead of the assigning the entire work। यानी कि स्टूडेंट्स इस division of work के अकॉर्डिंग हम पूरे काम को एक छोटे छोटे पार्ट में बांट देते हैं और हर वर्कर को पूरा काम देने की बजाय केवल एक छोटा पार्ट ही उसको करने के लिए देते हैं। जैसे हमने अभी इस एग्जांपल में समझा कि लेक्चर स्टैंड को बनाने के लिए हमने उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया। एक वर्कर 50 के 50 लेक्चर स्टैंड्स की लेग की कटिंग करेगा, दूसरा वर्कर 50 के 50 स्टैंड्स की कप बोर्ड की कटिंग करेगा, तीसरा जो वर्कर है वो सभी लेक्चर स्टैंड को असेंबल्ड करेगा, और जो लास्ट है वो सभी को पॉलिश करके फिनिशिंग टच देगा। इससे फायदा ये होगा स्टूडेंट्स कि जो भी वर्कर, हर वर्कर को एक ही तरह का काम करना पड़ेगा और वो अपने काम में एक स्पेशलाइजेशन प्राप्त कर लेगा। स्टूडेंट्स इसमें हमारा यही था डिवीजन ऑफ वर्क में, जिससे कि स्टूडेंट्स उस एम्प्लॉय की, उस वर्कर्स की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी और टाइम भी कम लगेगा, और जो प्रोडक्ट है उसमें भी हमारी क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है सर स्टूडेंट्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अथॉरिटी मीन्स अथॉरिटी इज द राइट ऑफ अ सुपीरियर टू गिव ऑर्डर टू हिज सबॉर्डिनेट एंड ऑब्टेन ओबीडियंस। स्टूडेंट्स अथॉरिटी एक सुपीरियर के पास, सुपीरियर होता है स्टूडेंट्स अधिकारी, एक सुपीरियर के पास अपने सबॉर्डिनेट को, सबॉर्डिनेट होता है स्टूडेंट्स अधीनस्थ बोलते हैं हिंदी में, जो हमारे नीचे काम करता है, जो सुपीरियर के नीचे काम करता है उसको सबॉर्डिनेट बोलते हैं। तो अथॉरिटी का मीन्स सुपीरियर के पास अपने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर देने का एक अधिकार होता है जिससे वो उसके से काम करवाता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट एन असाइंड जॉब ऑन टाइम। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स दिया गए काम को, दिए गए कार्य को समय पर पूरा करना। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी स्टूडेंट्स हमारे पास दो तरह की होती हैं, ऑफिशियल अथॉरिटी एंड पर्सनल अथॉरिटी। द टर्म ऑफिशियल अथॉरिटी मीन अथॉरिटी टू कमांड, यानी कि स्टूडेंट्स जो ऑफिशियल अथॉरिटी होती है इसमें आदेश देने का, ऑर्डर देने का अधिकार होता है। और पर्सनल अथॉरिटी मीन्स अथॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल मैनेजर, यानी कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने व्यक्तिगत अधिकार होते हैं, व्यक्तिगत अथॉरिटी होती है। स्टूडेंट्स दिस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टूडेंट ये प्रिंसिपल बताता है कि अथॉरिटी में और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस का होना जरूरी है। स्टूडेंट्स अगर अथॉरिटी ज्यादा दे दी जाए स्टूडेंट्स विदाउट मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टूडेंट्स अगर बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के अथॉरिटी दे दी जाती हैं तो स्टूडेंट्स उन अथॉरिटीज का गलत यूज किया जाता है। वेयर एज असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट प्रोवाइडिंग नेसेसरी अथॉरिटी, यानी कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए कहा जाए और उससे रिलेटेड कोई अथॉरिटी ना दी जाए तो स्टूडेंट्स जो भी सबॉर्डिनेट होते हैं वो इनएफिशिएंट हो जाएंगे और वो अपने काम को अच्छे से पूरा नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट्स राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन इज डिसिप्लिन। थर्ड वन, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन इन मैनेजमेंट। डिसिप्लिन मीन्स ओबीडियंस। स्टूडेंट डिसिप्लिन का मतलब होता है ओबीडियंस, यानी कि ओबीडियंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स आज्ञा करना। रिस्पेक्ट टू अथॉरिटी, अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करना,
एंड कंप्लाइंग विद द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल और रेगुलेशन है उनको मानना डिसिप्लिन कहलाता है। स्टूडेंट, डिसिप्लिन इज द एसेंशियल फॉर स्मूथ रनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम को स्मूथली तरीके से चलाने के लिए स्टूडेंट डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। और स्टूडेंट्स, डिसिप्लिन एम्प्लॉय के लिए भी और एम्प्लॉयर के लिए, दोनों के लिए ही जरूरी होता है। हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। सपोज कीजिए मैनेजमेंट एंड लेबर यूनियन हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, यानी कि जो मैनेजमेंट है और एक लेबर यूनियन है वो एक एग्रीमेंट करते हैं कि जो वर्कर्स हैं वो कंपनी को लॉस से बाहर निकालने के लिए एक्स्ट्रा वर्क करेंगे विदाउट एनी रेम्यूनरेशन, किसी भी रेम्यूनरेशन को लिए, कोई भी वेजेस लिए बिना। इन रिटर्न द मैनेजमेंट हैज प्रोमिस्ड टू इंक्रीज देयर वेजेस व्हेन द मिशन इज कंप्लीटेड, यानी कि स्टूडेंट्स इसके बदले में जो मैनेजमेंट है वो वर्कर्स को प्रॉमिस करता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन के मिशन, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएंगे, यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन का लॉस पूरा हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन लॉस से बाहर आ जाएंगे, तो वो उनकी वेजेस को इंक्रीज कर देंगे। हियर द डिसिप्लिन वुड मीन दैट बोथ वर्कर एंड मैनेजमेंट विल फुलफिल देयर कमिटमेंट, यानी कि यहाँ पे डिसिप्लिन ये है कि जो वर्कर्स हैं और जो मैनेजमेंट हैं वो दोनों ही अपनी कमिटमेंट पे रहे स्टूडेंट्स।